हेलो गाइस, गुड इवनिंग ऑल ऑफ़ यू। केवीएस के एग्ज़ाम की डेट अनाउंस हो ही गई है, आपको पता ही है। और इस बीच में काफ़ी इसकी डिमांड आ रही कि एग्ज़ाम पेपर कैसा आएगा और क्वेश्चंस कैसे आने वाले हैं, क्योंकि इसका प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस नहीं मिल रहे हैं, ना पेपर मिल रहा है ना मॉक टेस्ट मिल रहे हैं। क्योंकि एग्ज़ाम बहुत टाइम बाद आया है तो इसके मटेरियल मिलने में काफ़ी दिक्कत हो रही है। तो इसलिए आज मैं प्रोवाइड करूँगा इसका मॉक टेस्ट। इससे रिलेटेड जो जो भी मॉक टेस्ट मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ, ठीक है, उसका सॉल्यूशन मैं आपको दे रहा हूँ। बस यूँ समझ लीजिए कि अगर जो क्वेश्चन आने वाले हैं, तो जो आज मॉक टेस्ट में करवाऊँगा उससे इजी ही क्वेश्चन आएंगे। तो अगर आपने इस लेवल की तैयारी कर ली है, अगर कर ली है तो ठीक है, नहीं करी है तो कर लेना। इस लेवल को, इस सिलेबस को देख के इसके अकॉर्डिंग कैसे क्वेश्चन आने वाले हैं और इसके अकॉर्डिंग प्रिपेयर करना। और अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, मेरे इस चैनल को, जिसमें वीडियोज़ आपको आपको मिलने वाली है, तो सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि आने वाली नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो आइए शुरू करते हैं हम। तो ये 5 सेक्शन का पेपर होगा, जिसमें पहले इंग्लिश आएगी, फिर दूसरा हिंदी, फिर जीके आपका, फिर लॉजिकल रीजनिंग, फिर कंप्यूटर, फिर उसके बाद जो सबसे बड़ा पार्ट है वो आएगा वो आएगा ये गवर्नमेंट रूल्स का। ठीक है, तो इसके ब्याह पर आप देख लेना कि कौन कौन से क्वेश्चन आपको करने हैं और कितनी लेवल की आपकी तैयारी हो चुकी है। ठीक है, तो पहला है हमारा ये इंग्लिश। अब जिसने भी इंग्लिश की तैयारी करी है और अगर थोड़ी भी इसकी इंग्लिश अच्छी है, तो इसमें आप इसमें आराम से क्वेश्चन कर लेंगे आप। इंग्लिश का ज़्यादा ज़्यादा टफ नहीं आएगा, हिंदी का भी ज़्यादा टफ नहीं आएगा। मेन जो पार्ट है वो है आपका गवर्नमेंट रूल। गवर्नमेंट रूल के क्वेश्चंस हैं, टफ नहीं कहेंगे, क्योंकि ये ऐसा सिलेबस है जो यूपीएससी लेवल का सिलेबस आता है। यूपीएससी सेंट्रल गवर्नमेंट के एग्जाम्स वगैरह उसमें आता है। और केवीएस भी एक सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब है, तो उसमें भी ये आपके लीव रूल और पेंशन से रिलेटेड का कोड ऑफ कंडक्ट के रूल, ये सारे रूल्स इसमें आते हैं। और ये चूँकि चूँकि ये जॉब एक एएसओ या एसएसए की है, जो असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, जिसमें उन्होंने यही काम करना है, उसी काम से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक, वैसे तो और हमारे जो गवर्नमेंट जॉब के एग्ज़ाम हैं, उसमें काम से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आते नहीं है। बट ये एग्ज़ाम ऐसा है जिसमें काम से रिलेटेड ही क्वेश्चन आ रहे हैं। जो काम आप आगे करने वाले हैं उससे से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे। तो थोड़ा थोड़ा मैं ओवरव्यू दे देता हूँ सारे सारे सब्जेक्ट का। सबसे पहले इंग्लिश का देख लेते हैं कि किस टाइप के क्वेश्चन आने वाले हैं। ठीक है, अब इसमें ज़्यादातर मैं बता दूं आपको, एक गाइड कर देता हूँ, आइडिया दे देता हूँ कि इसमें इंग्लिश से अगर तैयारी करनी है तो आपको वोकेबलरी ही प्रिपेयर करनी है, सबसे ज़्यादा वोकेबलरी ही प्रिपेयर करनी है। ठीक है, ये वोकेबलरी से रिलेटेड ही क्वेश्चन ज़्यादातर आएंगे। ठीक है, ये देखिए, ये भी वोकेबलरी का है, फाइंड द करेक्ट स्पेल्ड वर्ड। ठीक है, ऐसे ऐसे वर्ड दे दिए जाएंगे कॉमन कॉमन, और उसको छांटना होगी कौन से स्पेलिंग सही है। ठीक, फिल इन द ब्लैंक्स आ जाएंगे, उसको भरना है आपको, और उसमें से कौन सा सही है, वो जो फिट आ रहा है वो उसको भर देंगे। जैसे कि इसने पूछा ही एंड हिज पेरेंट्स वेंट टू मूवी, ये पास्ट टेंस में है तो यहाँ पर वेंट आ जाएगा। फिर फिल इन द ब्लैंक्स में करेक्ट ऑप्शन कौन सा आएगा, अजीत। अब ये क्योंकि आगे बना हुआ है, सेकंड फॉर्म है, तो उससे पहले भी सेकंड फॉर्म आएगी। इस तरह से ये नीचे एक्सप्लेनेशन भी दे रखी है। ये मॉक टेस्ट मैं दे चुका हूँ। ठीक है, बस आपकी नॉलेज के लिए कि आपको पता चल जाए कि कैसे एग्जाम में क्वेश्चन आने वाले हैं, थोड़ा सा आपको आइडिया मिल जाएगा, और जिससे आपको काफ़ी हेल्प हो जाएगी। क्वेश्चन पेपर नहीं मिल पा रहा है, इसलिए ये सब मुझे करना पड़ रहा है। और काफ़ी डिमांड आ रही है लोगों की। काफ़ी लोग मुझे मैसेज कर चुके हैं व्हाट्सअप में और टेलीग्राम में भी मैसेज कर चुके हैं, तो इस वजह से मैं आपको ये स्पेशल वीडियो आपके लिए ला रहा हूँ। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन होगा इंग्लिश का, फिल इन द ब्लैंक्स। इसमें भी करेक्ट ऑप्शन फिट करना है। ठीक है, अब थोड़ी भी जिसकी इंग्लिश अच्छी हो वो यहाँ पर फिट कर देगा। क्वेश्चन मार्क आ जाएगा, आगे है वॉज द, यानी कि इसमें से कोई भी ऑप्शन आ गया, द इशू हैंडल बाय द मैनेजर। तो मैनेजर मैनेजर एक सिंगल नाउन है, तो उसके लिए वॉज का प्रयोग किया गया है, ये यहाँ पर लिखा हुआ है एक्सप्लेनेशन में। ठीक है, मैं ये इंग्लिश का क्वेश्चन या हिंदी का पेपर आपको एक्सप्लेन नहीं करने आया हूँ। आपके सामने ये सारे क्वेश्चन ऑलरेडी दे रखे हैं, सॉल्व मैंने कर रखे हैं, ऑलरेडी टिक हो रखे हैं। ठीक है, मैंने सिर्फ जस्ट सबमिट कर दिया है और आपके लिए ये पेपर लाया हूँ, आपको आइडिया मिल जाए।
फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट ऑप्शन, इसमें भी आपको एक फिल इन द ब्लैंक्स भरना है। वी कॉल अपॉन पार्टी लीडर्स टू स्टेट देयर व्यूज़ एंड ऑन एजुकेशन स्पेंडिंग। इसमें इसमें बताया एक्सप्लेनेशन में कि हम कॉल अपन का यूज़ कब करते हैं या कब यूज इसका होता है, जब वाइल द रेस्ट ऑफ द ऑप्शंस कॉल अपन का यूज डिमांड द समवन डू समथिंग। किसी को हम डिमांड करते हैं, जैसे हम लीडर को बुला रहे हैं यहाँ पर, ठीक है, लीडर को जैसे इनवाइट करते हैं बोलने में, पोडियम में बोलने के लिए इनवाइट करते हैं, तो उसके लिए कॉल अपन का यूज़ होता है। बैकआउट के लिए विदड्रॉ फॉर्म है कमिटमेंट, जब कोई अपना कमिटमेंट करता है उसे विदड्रॉ कर लेता है तो उसके लिए बैकआउट का यूज़ है, जैसे कि भगौड़ा। और होल्ड ओवर पोस्टपोन, कोई भी चीज़ जैसे मीटिंग पोस्टपोन करनी है तो उसको होल्ड ओवर बोलते हैं। कास्ट डाउन फील डिप्रेस, जैसे कोई निराश होता है, हताश होता है, उसके लिए फील डिप्रेस का यूज़ होता है। तो यहाँ पे कौन सा बिठा रहा है, ये वाला। उसके बाद है फिल इन द ब्लैंक्स, शी इज़ ट्राइलिंगुअल, वह 3 भाषा बोल सकती है, बट यहाँ पर ये आएगा नॉट फ्लुएंट इन एनी, मतलब किसी में भी वो फ्लुएंट नहीं है। तो इसके लिए एक्सप्लेनेशन नीचे दे रखा है, इसका आंसर करेक्ट है बट। और फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, आपको इसमें अपोजिट वर्ड ढूंढना है। मैंने आइडिया दे दिया आपको कि वोकेबलरी ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी करनी है इंग्लिश के लिए, और बाकी बेसिक ग्रामर रूल्स आएंगे और आपका इंग्लिश का हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें रीडाउटेबल, रीडाउटेबल का आपका अपोजिट मीनिंग, पहले तो रीडाउटेबल का मीनिंग पता होना चाहिए, तभी आप उसको अपोजिट ढूंढ सकते हैं। तो रीडाउटेबल का मतलब क्या है, वर्दी ऑफ रिस्पेक्ट एज वेल एज फियर, ठीक है। तो इसका जस्ट एंटोनिम हमें बताना है, अपोजिट बताना है, तो इसका है कामिंग, कंफर्टिंग, रीयूजिंग और रिलैक्सिंग। तो ये इसका ये एंटोनिम हो जाएगा, रिलैक्सिंग। बाकी ये सबके मीनिंग यहाँ दे रखे हैं, ठीक। तो ऐसे ही सातवां, तो कुल मिला के 15 क्वेश्चन आएंगे। मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ गवर्नमेंट रूल को, इंग्लिश को और हिंदी को, सर आपको एक आइडिया लेना है। यहाँ पर सबके आंसर दे रखे हैं, आप एक वीडियो को पूरा अच्छे से देखना, धीरे धीरे देखना, सारे क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा, ठीक। क्योंकि मैं एक्सप्लेन करने नहीं आया इनको, सिर्फ गवर्नमेंट रूल के एग्जाम को जो क्वेश्चन है उनको एक्सप्लेन करने आया हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर आपको बस टाइप समझ जाए, देख लेना। ठीक है, ये है हमारा सेलेक्ट द एंटोनिम, यहाँ पर भी वोकेबलरी है, ठीक है, यहाँ पर भी वोकेबलरी है, यहाँ पर भी वोकेबलरी है, ठीक है। सारी जगह पर वोकेबलरी ही यूज़ होगी ज़्यादातर। आपको वोकेबलरी ही पक्की करनी है इंग्लिश के लिए, वोकेबलरी ही पक्की करनी है, ठीक है। सिर्फ 15 क्वेश्चन आएंगे, इसमें से एरर फाइंड आउट करना है। किसी में अगर एरर है तो उसको टिक करना है, मतलब सेलेक्ट करना है, और अगर नहीं है तो नो एरर को सेलेक्ट करना है, ऑप्शन डी। आपको इसमें एरर मिल जाएगा, अगर आपने इंग्लिश की तैयारी करी तो यहाँ पर ही आपको हो जाएगा कंप्लीट। इसमें भी एरर फाइंड आउट करना है। तो एक बेसिक आइडिया के लिए मैं आपको एक क्वेश्चन दिखा रहा हूँ, ठीक है। ये वीडियो को पूरे अच्छे से देखना, स्किप मत करना, फास्ट फॉरवर्ड भी मत करना, आराम से देखना। अब ऐसे हिंदी में किस टाइप के क्वेश्चन आएंगे वो भी मैं आपको, हिंदी एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आप खुद से भी पढ़ के कर सकते हैं, लेकिन अगर आपने ग्रामेटिकल मतलब जो व्याकरण वगैरह नहीं किया है इसमें हिंदी में, तो आपको वो करना ज़रूरी है। और इसमें कोई ख़ास मैं बता दूं कि हिंदी में जैसे इंग्लिश में आप वोकेबलरी कर लेंगे तो आप पास हो जाएंगे इंग्लिश में, लेकिन इसमें वोकेबलरी से काम नहीं चलेगा। इसमें आपको पूरी ग्रामर पढ़नी पड़ेगी, सारे पूरे उससे आ रहे हैं क्वेश्चन, पूरी ग्रामर से आ रहा है, पूरी व्याकरण से क्वेश्चन आ रहे हैं इसके। आप देख लेना, यहाँ पे समास में आएगा, संज्ञा में, संधि विच्छेद में आएगा, और जो लोकोक्ति हैं, मुहावरे हैं, सब में से आएगा। ए टू जेड एक एक क्वेश्चन, दो दो क्वेश्चन सब में से आएंगे, ठीक। तो पहला हमारा जो क्वेश्चन है, अकाल शब्द में कौन सा समास है, कर्मधारय समास, ठीक है। ये समास हम पढ़ेंगे तभी बता पाएंगे, नहीं तो नहीं बता पाएंगे। कर्मधारय समास की डेफिनेशन क्या है वो जब आप पढ़ेंगे तभी आपको पता चलेगा, यानी कि समास पढ़ना जरूरी है। फिर आया शुद्ध वर्तनी, अशुद्ध वर्तनी। आपने अगर अशुद्ध वर्तनी शुद्ध वर्तनी वाले क्वेश्चन देखे होंगे तो ये आप इसको कर पाएंगे। इसमें पूछा कि इसका चयन करें कि शुद्ध अशुद्ध वाली वर्तनी कौन सी है। अशुद्ध तब निकाल पाएंगे जब शुद्ध आपको पता चलेगा कि कौन सा सही है। हिंदी देखने में ईजी लगती है, लेकिन ये भी अच्छी खासी, मतलब नहीं पढ़ी तो टफ ही लगेगी, तो इसको भी पढ़ना जरूरी है, इसको छोड़ना नहीं है। 15 क्वेश्चन इसमें भी आएंगे, ठीक है। अब इसमें पर्यायवाची भी आएगा, देखो
शब्द मृगेंद्र का पर्यायवाची नहीं है। अगर पर्यायवाची कौन सा है ढूंढना आसान है, लेकिन नहीं है वो ढूंढना थोड़ा सा टफ है, क्योंकि बाकी के हमें पता होने चाहिए किसके वो नहीं है। तो ये इसका संदर्भ इसका नहीं है, क्योंकि संदर्भ किसका है? मृगेंद्र के पर्यायवाची शब्द हैं, बाकी मृगेंद्र शेर का पर्यायवाची शब्द है और संदर्भ घोड़े का है। ठीक है, ये बहुवचन है। चिड़िया का चिड़िया शब्द का बहुवचन क्या होता है? तो यानी कि आपको प्लूरल और सिंगुलर इंग्लिश में जो होते हैं वैसे हिंदी में भी होते हैं बहुवचन। ठीक है, तो इनको आपको पढ़ना है, आप पढ़ के ही तब कर पाएंगे। अगर वैसे आइडिया लगा सकते हो तो वैसे लगा सकते हैं। अगर सब्जेक्ट आपका हिंदी रहा है पहले स्कूल में, कभी हाई स्कूल 11th-12th में। और यहाँ पर एक एडजेक्टिव पूछा है हिंदी का, गुणवाचक विशेषण कौन सा है? ठीक है, गुणवाचक विशेषण में ही क्या होता है, जैसे हम किसी की विशेषता बताते हैं तो यहाँ पर थोड़ा चौगुनी कोई ये किसी की विशेषता है, चौगुना है, लेकिन गुणवाचक नहीं है। यहाँ पर गुणवाचक पूछा है किसी की क्वालिटी, तो यहाँ पर बनारसी यानी कि बनारस जैसा, बनारस जैसा, तो ये इसकी क्वालिटी है। ठीक है, ऐसे ही कारक कर्ता ने कर्म को करण से और संप्रदान के लिए में पे और ये सब। ठीक है, ये कर्ता के ही रूप हैं। और इसमें पूछा है कि कौन ने किस कारक के लिए है, तो कर्ता जो ने है वो कर्ता कारक के लिए, यानी कर्ता जो है वो उसी ले, मतलब जो सब्जेक्ट है, हिंदी इंग्लिश में बोले तो सब्जेक्ट के लिए ने आया है यहाँ पर। तो हिंदी में कर्ता है, सब्जेक्ट को हिंदी में कर्ता कहते हैं। पौ फटना, अब इसका मुहावरे का जो अर्थ है वो यहाँ पर आपको बताना होगा, तो आपको मुहावरे भी पढ़ने। ये बेसिक आइडिया आपको दे रहा हूँ सारे क्वेश्चन, क्योंकि आप इसमें पढ़ लेंगे तो ये देख लेंगे तो आपको क्वेश्चन आपको आइडिया मिल जाएगा, क्योंकि पुराने पेपर मिल नहीं रहे हैं तो इसी से आपको आइडिया लगाना पड़ेगा। और अभी इसके बाद मैं एक सटीक पीडीएफ भी लाने वाला हूँ, क्योंकि मुझे मिल चुकी है, उसके आंसर की अभी नहीं मिल पाई है। ठीक है, तो 2 प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन मुझे मिल चुके हैं, पेपर में मिल चुके हैं, बस उनकी आंसर की नहीं मिल पाई, नहीं तो अब तक मैं शेयर कर देता। आंसर की नहीं मिल पाई इसलिए शेयर नहीं कर रहा हूँ, इसलिए मॉक टेस्ट दे रहा हूँ। तो नेक्स्ट आने वाली 1-2 वीडियो में मैं आपको वो पीडीएफ भी शेयर करूँगा, मतलब वो मॉक टेस्ट के पेपर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन शेयर कर दूंगा। आंसर की नहीं आ पाई इसलिए शेयर नहीं कर पा रहा हूँ। निम्नलिखित प्रश्न को ध्यानपूर्वक पढ़िए और उचित विकल्प को दिया है। निश्चय शब्द में कौन सी संधि है? संधि आपको पढ़नी है, निश्चय, नी धन चय। ठीक है, तो ये आपका ये क्या हो जाएगा? विसर्ग संधि हो जाएगी। भाववाचक संज्ञा, यानी कि ये क्वेश्चंस के हर एक टाइप नोट कर लीजिए, चाहे आप पेपर कॉपी लेके बैठ जाइए और नोट कर लीजिए किस किस टाइप को आपको पढ़ना है। पूरा सिलेबस, हिंदी का पूरा सिलेबस पढ़ना है। वैसे सिलेबस में 3 लाइन लिखी हुई है, पठन कौशल और ये सब वगैरह वगैरह, लेकिन पूरा सिलेबस पढ़ना है आपको, हिंदी की पूरी व्याकरण पढ़नी है। भाववाचक है, यानी कि किसी का जो फीलिंग है वो बताना है, तो किस टाइप का लग रहा है, परिवार, सोना, औरत, सिर्फ घृणा है जिसमें भाव, एक एक्सप्रेशन दिख रहा है। हिंदी में भाव होता है, भाव होता है, और इंग्लिश में एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन किस में दिख रहा है? घृणा। जैसे चाहे खुशबू होती तो उसमें भी एक भाव होता। ऐसे ही अशुद्ध बर्तन वाला फिर आ गया है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपको नोट कर लेना, टाइप देख लेना है कि कौन कौन से पेपर में क्वेश्चन आते हैं, किस टाइप के आएंगे। ये व्यंजन भी आ रहे हैं इसमें, व्यंजन, उसमें व्यंजन, शाह शाह शाह, ये उसमें व्यंजन होते हैं अगर आपने व्यंजन पढ़े होंगे तो। ठीक है, और इसका विलोम शब्द बताना है। ठीक, विलोम शब्द भी आ रहे हैं, तो सारे आपको टाइप देखना ही है। पर्यायवाची, पर्यायवाची तो बहुत आएंगे। ठीक, ये भी पढ़ना है। और संबद्ध नहीं है। अनेकार्थी, अनेकार्थी जैसे इंग्लिश में होता है ना, वन वर्ड, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, ऐसे ही हिंदी में भी होता है, एक शब्द का अनेकार्थी शब्द, तो वो भी पढ़ना है इसमें। तद्भव तत्सम भी पढ़ना है। ठीक है, कौन सा शब्द तद्भव है? खजूर। बाकी तत्सम होंगे और बाकी वगैरह वगैरह होंगे, तो तद्भव यहाँ पर खजूर है। अब आ जाते हैं जीके में। जीके में किस टाइप के क्वेश्चन आएंगे? जीके देखो दोस्तों, ये करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चन, क्योंकि इसमें 10 क्वेश्चन आने वाले हैं। कौन कौन से आएंगे? तो मेरा बस आपको ये टिप यही रहेगा जीके के लिए, कि आपको करंट अफेयर के क्वेश्चन पढ़ के जाने हैं। विद इन 1 मंथ वाले क्वेश्चन पढ़ लो, ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ने। 10 क्वेश्चन आने वाले हैं, 10 क्वेश्चन, 10 नंबर आगे आपके आ गए तो काफ़ी हो गए। अब करंट अफेयर न्यूज़पेपर पढ़ते रहो, डेली न्यूज़ से आप अपडेट रहो। बाकी 10 क्वेश्चन कोई भी अगर 5-6 भी हिट हो जाते हैं तो आपका काम बन जाएगा।
ठीक है। और खासकर जो हमारी प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर जो इनॉग्रेशन वगैरह करते हैं वो सब देख लेना एक बार। जैसे ये इनॉग्रेट किया है, प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू इनॉग्रेटेड द परम कमरूपा सुपर कंप्यूटर फैसिलिटी एंड हाई पावर एक्टिव एंड पैसिव कंपोनेंट लेबोरेटरी समीर एट विच आईआईटी। किस आईआईटी में इन्होंने इनॉग्रेट किया था, वो इसका नाम है आईआईटी गुवाहाटी। ठीक है। एक पावर हाई पावर एक्टिव एंड पैसिव कंपोनेंट लेबोरेटरी है जो कि जिसका नाम समीर है। ठीक है। तो ये सब आपको पढ़ना है। क्वेश्चन इसलिए दिखा रहा हूँ कि तक आपको आइडिया मिल जाए। देखो 2022 का ही है। हु हैज वॉन द मेंस बैलोन द गोल्डन बॉल। ये गोल्डन बॉल किस में मिलता है? फुटबॉल में मिलता है। अब इसमें यहाँ देख के तो लगता है लियोनेल मेसी है, ये है, लेकिन यहाँ पर आंसर अगर आपने पढ़ा होगा तो ये मिल जाएगा आपको। ठीक। तो जीके के क्वेश्चन तो आपको करंट अफेयर में पढ़ने हैं। आपको इसका कोई सिलेबस या कोई क्राइटेरिया डिसाइड नहीं है, बस जीके पढ़ना है आपको बस। ठीक है। तो इसके क्वेश्चन मैं आपको दिखाऊंगा नहीं, क्योंकि ये पुराना है तो ये सही भी नहीं हो सकता है। तो इस मॉक टेस्ट के टाइम पे हिसाब से सही है, लेकिन अभी जो आएंगे उसके हिसाब से नहीं है। तो जीके आप मैं छोड़ देता हूँ। लॉजिकल रीजनिंग में देख लेते हैं किस टाइप क्वेश्चन आने वाले हैं। लॉजिकल रीजनिंग में देखो टाइम टेकिंग वाले आएंगे और इजीली जल्दी सॉल्व हो जाएंगे, लेकिन अगर प्रैक्टिस करिए तो फटाफट हो जाएंगे, नहीं तो टाइम लगेगा थोड़ा सा। जैसे कि ये है, अब ये तो आपका वो है जनरल नॉलेज के हिसाब से। इंडिया का टाइगर है नेशनल एनिमल, तो यूएसए का क्या है? बोल्ड ईगल। तो इस तरह से क्वेश्चन ये इसमें भी आएंगे। इसमें क्या है कि आपने इसको इस टाइप के क्वेश्चन के लिए आपको ABCD के नंबरिंग और अपोजिट नंबर भी याद रखने हैं। ठीक है, ये सब ठीक इस तरह से क्वेश्चन देख लेना किस टाइप के क्वेश्चन आने वाले हैं। वही आपको आइडिया के लिए मैं पूरा पेपर ये दिखा रहा हूँ, करवा रहा हूँ। ठीक। इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे जिसमें प्लस माइनस की जगह में माइनस, प्लस और इंटू की जगह में प्लस हो जाएगा और डिवाइड की जगह में माइनस हो जाएगा। उसके फिट करके कौन सा ऑप्शन सही होगा ये आपको करना है। ठीक है। जैसे कि उपथेमेलोजिस्ट आई के लिए है डॉक्टर, तो फिर नेफ्रोलॉजिस्ट के लिए कौन से उसके लिए है, कौन से फील्ड से रिलेटेड है, तो यहाँ किडनी। ठीक। इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे रीजनिंग में। ये है आपका सलॉज में है ऑल बॉयज आर मंकीज, और तो ऑल ये सम प्लांट्स आर मंकीज। तो इस टाइप के क्वेश्चन भी आएंगे, ये भी कर लेना। और ये वाले तो ईजी ही होते हैं, आपको इनको कर लेना है। प्रैक्टिस करिए तो हो जाएंगे। बस प्रैक्टिस का क्या है, इसमें 10 क्वेश्चन आने फटाफट कर लेने हैं। ठीक है। अब ये कोडेड वर्ड है, ये देख लेना। इस टाइप के क्वेश्चन में आते हैं। तो रीजनिंग तो मैं ये समझता हूँ कि रीजनिंग आप कर ही लेंगे, बस थोड़ी सी प्रैक्टिस की ज़रूरत है और हो जाएंगे। 10 ही क्वेश्चन है, ज़्यादा नहीं है। फिर आ जाते हैं कंप्यूटर में। कंप्यूटर में बता दूँ मैं कि इसमें 10 क्वेश्चन कंप्यूटर में भी आने वाले हैं, लेकिन ऐसे क्वेश्चन आएंगे जो आपको नहीं भी पता होगा। ऐसे क्वेश्चन जो साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड अपडेटेड होने चाहिए। और बेसिक क्वेश्चन भी आएंगे कि बीजीए किसको बोलते हैं। इसका अगर आपको बीजीए ने आपने पढ़ा है, वीडियो ग्राफिक एरे। ठीक है। एक होता है विजुअल ग्राफिक डिस्प्ले। ठीक। इस तरह से क्वेश्चंस आते रहते हैं। फुल फॉर्म भी पूछेंगे, तो आपको यहाँ पे फुल फॉर्म बता देनी है। अब पता होगा तो आप वैसे बता देंगे। डीवीडी की फुल फॉर्म पता होनी चाहिए, और डीवीडी होती क्या है। ठीक है। डीवीडी का टाइप क्या है ये पूछा है। एग्जाम्पल ऑफ किसका है? ऑप्टिकल डिस्क। सीडी और डीवीडी ऑप्टिकल डिस्क है आती हैं, फ्लॉपी डिस्क। ठीक है, जो सीडी के रूप में होती हैं। और इसकी तैयारी के लिए क्वेश्चन आप यूट्यूब में सर्च कर लेना द स्मार्टप्रेन्योर। आपको सारी वीडियोस मिल जाएंगी, मेरा ही चैनल है। सारी वीडियोस आपको मिल जाएंगी, मैंने ही बनाई है। तो उसमें मैंने काफ़ी चीज़ें ध्यान रख के ही बनाई है। सारे क्वेश्चंस, सारे एग्ज़ाम्स में जितने भी एग्ज़ाम्स होते हैं गवर्नमेंट जॉब्स के, उसमें क्वेश्चंस कंप्यूटर के पूछे जाते हैं। वो उन सब क्वेश्चंस के लिए वो मेरी वीडियोस आपको काम आ जाएंगी। हर हर एग्ज़ाम के लिए मेरी वीडियोस आपको काम आएंगी कंप्यूटर की। ठीक है। तो ये एक अवेयरनेस वाला क्वेश्चन है। व्हेन रियल टाइम टेलीफोन कॉल बिटवीन पीपल इज मेड ओवर द इंटरनेट यूजिंग कंप्यूटर्स इट इज़ कॉल्ड इंटरनेट टेलीफोनी। जब हम वॉइप के थ्रू करते हैं, वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल, यानी वॉइप के थ्रू करते हैं, तो उसको हम बोलते हैं इंटरनेट टेलीफोनी। ठीक है। सर्विस प्रोवाइडर ITSP, इसकी फुल फॉर्म इंटरनेट टेलीफोनी सर्विस प्रोवाइडर ITSP ऑफर्स डिजिटल कम्युनिकेशन सर्विसेज बेस्ड ऑन वॉइस ओवर इंटरनेट
आपका जो वॉकी टॉकी होता है वो इसी बेस पर होता है, वॉइप टेक्नोलॉजी इसमें यूज़ होती है, ठीक है। थ्रू डायरेक्ट उसके थ्रू चलती है, वॉइप के थ्रू, वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल के थ्रू, उसमें भी यही यूज़ होता है। तो इस टाइप के क्वेश्चन आने वाले हैं, देख लेना, ज़्यादा टफ भी नहीं है, इजी इजी हैं, पढ़े होंगे तो। अगर कंप्यूटर का बैकग्राउंड नहीं है पूरा तो फिर मेरी वीडियो आपको देखनी पड़ेगी, अगर है तो चल जाएगा आपका। वैसे भी मैं टेलीग्राम के ग्रुप में कंप्यूटर की पीडीएफ प्रोवाइड कर रहा हूँ, अगर आपने वही पढ़ लेंगे तो भी आपका काम हो जाएगा। ठीक है, यही क्वेश्चन है। अब मेन क्वेश्चन पे आते हैं हम। मेन पार्ट ये है, ठीक है, 90 नंबर का ये पोर्शन है, 90 क्वेश्चन का पोर्शन है ये। बाकी सब 60 नंबर, एक दो तीन चार, चार पोर्शन है, जो 5 पोर्शन जो 60 नंबर के हैं, लेकिन एक अकेला ये 90 नंबर का है। ठीक है, माइनस मार्किंग नहीं है, सारे अटैम्प्ट कर सकते हैं, लेकिन सारे अटैम्प्ट करने का फ़ायदा तब होगा जब आपके क्वेश्चन ज़्यादा सही होंगे। कोई गलत का कोई मार्क, माइनस मार्क नहीं आएगा, लेकिन फिर भी अब यहाँ पर मैंने ये 2 क्वेश्चन अटैम्प्ट भी किए थे आपको ये सबमिट करने के लिए। तो क्वेश्चन आपके यहाँ देख लेना किस टाइप के आएंगे, मैं बता देता हूँ। आपके पास जो सिलेबस होगा, पहली बात तो जो सिलेबस है वो देख लेना। ठीक है, ये सिलेबस है मेरे पास, मैं बता दूं सिलेबस में। सिलेबस में CCS जो रूल्स है 15 नंबर का आ रहा है, और CCS कंडक्ट रूल 15 नंबर का, बाकी का फंडामेंटल एंड सप्लीमेंट्री रूल ये 20 नंबर का आ रहा है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, तीनों चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। इन तीनों की PDF मैंने अपने टेलीग्राम चैनल में प्रोवाइड कर रखी है, उसमें जाके ज़रूर देख लेना। और डिस्क्रिप्शन में मैं, इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक दे दूंगा टेलीग्राम चैनल का, उसको जाके ज्वाइन करना। मैंने बहुत इंपॉर्टेंट PDF और मॉक टेस्ट की PDF भी प्रोवाइड कराई हुई है, प्रीवियस क्वेश्चन से नहीं, प्रीवियस के क्वेश्चन से रिलेटेड मॉक टेस्ट प्रोवाइड और PDF प्रोवाइड कराई है। तो आपको ज़्यादा इसमें ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है मेरे ख्याल से। पहले अगर ज़्यादा वेटेज है सबसे ज़्यादा क्वेश्चन की, तो पहला है आपका 15 नंबर आएंगे CCS रूल से, ठीक है। फिर कंडक्ट रूल से, फिर FR एंड SR से, ठीक है। 15 15 45 नंबर के तो ये आएंगे। 15 दूनी 30 और 20 50, 50 नंबर के आएंगे ये, ठीक है। 50 नंबर के 3 चैप्टर आने वाले हैं, पहले इनको पढ़ लेना। उसके बाद पढ़ लेना आपका पेंशन रूल, ठीक है। जो पेंशन रूल 2021 है उसको पढ़ लेना, क्योंकि वो अपडेटेड अमेंड होने के बाद 1972 वाला जो पेंशन रूल है उसको ओवर रूल किया है 2001 पेंशन रूल ने, ठीक है। तो उसमें कुछ चीज़ें पुरानी थी तो उसको अपडेट करके 2021 अमेंडमेंट किया और उसको बनाया गया है, तो उसको पढ़ लेना, ठीक। ज़्यादा नहीं पढ़ना। मेडिकल अटेंडेंस रूल्स ये भी 10 मार्क्स का आएगा, और PF रूल ये भी आएगा। तो 5 6 चैप्टर हैं, इनको पढ़ लेना। उनकी PDF 1 बाय 1 PDF मैंने प्रोवाइड कराई है, उसको जरूर देख लेना, ठीक है। आप क्वेश्चन देखते हैं हम। वन ऑफ द फॉलोइंग आइडेंटिफाई दोज हु आर एक्सक्लूडेड फ्रॉम परव्यू ऑफ CS मेडिकल अटेंडेंस। जो CS मेडिकल अटेंडेंस होती है सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉय के लिए, उसमें से किसको एक्सक्लूड किया है, मतलब किसको ये फ़ायदा नहीं मिलेगा, ठीक है। मेडिकल अटेंडेंस का फ़ायदा किसको नहीं मिलेगा, उसका आंसर है रेलवे एम्प्लॉयज़। रेलवे एक ऑटोनोमस बॉडी है, सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर ही आती है, लेकिन उसमें ये सिविल, जितने भी हम रूल पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं सिविल सर्विस, यानी कि UPSC जो यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन है उसके अकॉर्डिंग जितने भी रूल है उनके अकॉर्डिंग बनाए हुए रूल हैं, और जो जो उन्हीं सिविल सर्विसेज में ये रूल लागू होंगे। तो चूंकि एक रेलवे एक ऑटोनोमस बॉडी है, तो उसमें ये सिविल सर्विस के रूल लागू नहीं होते हैं, तो वो एक्सक्लूडेड किए गए हैं। CS मेडिकल अटेंडेंस रूल इज़ नॉट एप्लीकेबल टू। अब यहाँ पर बाकी पहली रेलवे जो एम्प्लॉयज़ हैं वो इंक्लूड नहीं है CS रूल से, बाकी डिफेंस सर्विस पर्सनल जो आपके डिफेंस वाले हैं वो, लेकिन डिफेंस में सिविलियन, डिफेंस के अंदर सिविलियन भी होते हैं और सोल्जर भी होती हैं, लेकिन सोल्जर उसके अंदर नहीं आते आपके CS रूल में, बट डिफेंस के अंदर सिविलियन है वो आपके CS रूल में आते हैं। फिर तो गवर्नमेंट सर्वेंट गवर्न बाई CGHS, जो आपकी स्कीम होती है, हेल्थ स्कीम्स होती हैं जिस पे लागू होते हैं, उनको बेनिफिट अलग से मिलता है, तो वो ये सिविलियन रूल्स में नहीं आता है, CS रूल में नहीं आता। और ऑल इंडिया सर्विस ऑफिसर्स,
जितने भी ऑल इंडिया सर्विस ऑफिसर्स हैं वो भी सिविल रूल में नहीं आएंगे, ये एक्सक्लूड रहते हैं, उनको नहीं मिलता है इसका फ़ायदा। A government servant is admitted to hospital for treatment before retirement but is discharged from the hospital after retirement. Which of the following sentence is correct? कोई आदमी मतलब कोई सर्वेंट है, गवर्नमेंट सर्वेंट, रिटायर हो गया है और उसके बाद वो एडमिट होता है हॉस्पिटल में, तो उनको क्या फ़ायदा मिलेगा उसका मतलब जिस ऑफिस में जॉब किया, जिस गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में जॉब किया, तो वो उससे उसका फ़ायदा मिलेगा कि नहीं मिलेगा, उसका एक्सपेंसेस बेयर करेगा क्या नहीं? तो हाँ, ज़रूर करेगा, क्योंकि वो रिटायरमेंट हो गए, जैसे आर्मी वाले हैं एग्जाम्पल के लिए, वो रिटायरमेंट हो जाते हैं बट उनका जो मेडिकल फैसिलिटी फिर भी उनको मिलती है। तो यहाँ पे यही क्वेश्चन है, क्या उनको मिलेगा? हाँ बिल्कुल मिलेगा। उनके एक्सपेंसेस उनको बियर करेंगे? हाँ बिल्कुल करेंगे। एक्सटेंशन ऑफ मेडिकल फैसिलिटी अंडर CS मेडिकल रूल्स 1944 टू इंडस्ट्रियल स्टाफ वर्किंग एस्टेब्लिशमेंट्स रन बाय वेरियस मिनिस्टर्स इज गिवन इफेक्ट फ्रॉम। मतलब जो फैसिलिटीज़ है वो इंडस्ट्रियल स्टाफ के लिए वो कब से स्टार्ट हुई है? तो ये आपको डेट याद रखनी है, क्योंकि ये इस क्वेश्चन इस पेपर में अगर थोड़ा सा भी टफ बनाया, पेपर ज़्यादा लोगों ने भर दिया, तो इजी टू मॉडरेट की जगह मॉडरेट टू टफ डिफिकल्ट में अगर आ गया तो डेट्स वगैरह ज़रूर आएंगी, और डेट्स आई तो उसमें आपको डेट्स याद रखना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, और जो मैं बताऊंगा फंडामेंटल रूल्स में जो जितने भी बताएं उनके डेट, फंडामेंटल रूल याद करना बहुत ज़रूरी, इसमें से क्वेश्चन आएंगे। तो ये कहाँ से है? 12/9/2016 से। फिर है, व्हेन कैन ए मेडिकल ऑफिसर सेंड अ गवर्नमेंट सर्वेंट एंड हिज फैमिली टू प्राइवेट क्लिनिक? कोई भी, जैसे मेरे पास मेडिकल पॉलिसी है तो, और मैं सिर्फ गवर्नमेंट हॉस्पिटल के लिए इंटाइटल हूँ, मैं वहाँ पर फैसिलिटी ले सकता हूँ, बट वो फैसिलिटी जो मेरे को ट्रीटमेंट लेना है वो ट्रीटमेंट वहाँ पर नहीं हो रहा है, तो वो डॉक्टर रिकमेंड करके देगा तभी जाके मेरे को प्राइवेट हॉस्पिटल में इलाज करने की परमिशन मिलेगी। तो यही इसमें कहा है, ठीक है, तभी परमिशन मिलेगी। ऐसे ही नहीं कि अपने मन से मैं वहाँ जाके ट्रीटमेंट करा लूँ, नहीं मिलेगी। तो पहला आंसर इसका। व्हाट इज़ द अमाउंट रिफंडेड फॉर मसाज ट्रीटमेंट पर विजिट ऑफ द मैस्योर? आपको अगर मसाज, जो गवर्नमेंट सर्वेंट है उसको मसाज करानी है तो उसके लिए अलग से भत्ता मिलता है गवर्नमेंट सर्वेंट को, तो वो है 10 रुपये पर विजिट के हिसाब से। ठीक है, CS रूल के हिसाब से है ये। टू अ गवर्नमेंट सर्वेंट हु इज इंटाइटल टू फ्रीडम अकोमोडेशन इन गवर्नमेंट हॉस्पिटल इन दिल्ली बट अदर आइटम्स दे आर नॉट रिफंडेबल। जैसे गवर्नमेंट सर्वेंट, जो सर्वेंट है वो किसी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में वो एडमिट होता है और उसके लिए वो फैसिलिटी लेता है, बट उनको क्या चीज़ जो आइटम है वो उसमें से रिफंडेबल नहीं है, उनकी फ़ीस रिफंडेबल नहीं होगी। जैसे वो रिम्बर्समेंट क्लेम करते हैं, हम भी कोई ना कोई कहीं काम से जाता है तो रिम्बर्समेंट क्लेम करता है, तो उसके लिए कुछ कंडीशंस होती है। वो कंडीशन क्या है? कॉटेज बुकिंग फ़ी, जैसे वो कॉटेज बुक करते हैं अलग से फैमिली के लिए, तो वो उसकी फ़ी वो उसके लिए नहीं होगी। एडमिशन फ़ी, जो एडमिट हुए हैं उसकी फ़ी जो जमा की है वो भी रिफंडेबल नहीं होगी। धोबी चार्जेस, कपड़े वपड़े धुलवाने पड़ते हैं तो उसके चार्जेस भी रिफंडेबल नहीं होंगे। वीडियो दोस्त लंबी होने वाली है, इसलिए पूरी वीडियो देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि PDF नहीं मिल पा रही, इसलिए मैं ये क्वेश्चन सारे करवा रहा हूँ, तो वीडियो आपको देखनी पड़ेगी। अगर यहाँ से देखना है तो क्वेश्चन समझना है किस टाइप की क्वेश्चन आने वाले हैं, तो देखना जरूर। टू डिटरमाइन द स्टेटस ऑफ री एम्प्लॉयड पेंशनर फॉर द पर्पज ऑफ मेडिकल अटेंडेंस एंड ट्रीटमेंट विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी टेकन इनटू कंसिडरेशन? पेंशन एंड पे। री एम्प्लॉयड जो जैसे एक बार रिटायर हो, जैसे आर्मी वाले रिटायर हो जाते हैं उनको पेंशन मिलती है, फिर उसके बाद वो दोबारा वो हो जाते हैं किसी बैंक में या कहीं और ऑर्गेनाइजेशन में ज्वाइन कर लेते हैं, तो उनको क्या क्या मिलेगा, उसके लिए ये क्वेश्चन है। ठीक है, तो क्या लिखा है? री एम्प्लॉयड पेंशनर फॉर द पर्पज ऑफ मेडिकल अटेंडेंस ऑफ ट्रीटमेंट विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी टेकन इनटू कंसिडरेशन? उनको क्या मिलेगा? पेंशन और पे दोनों मिलेंगी। ठीक है, हु अपॉइंट्स द प्राइवेट मेडिकल प्रैक्टिशनर एज AMA, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट। ठीक है, अब मेडिकल फिक्स मेडिकल अलाउंस पेड टू गवर्नमेंट, ये कब से रूल लागू हुआ है? मतलब कब से स्टॉप हो गया ये? रिमोट एरियाज गवर्नड अंडर रूल स्टॉप। पहले मिलता था उनको, अब नहीं मिलता है। कब से? 3/6/2015 तक। ठीक है, अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग सर्कमस्टांसेस कैन a चार्ज गवर्नमेंट सर्वेंट इंगेज ए लीगल प्रैक्टिशनर एज डिफेंस असिस्टेंट एंड टाइम टेकिंग है पढ़ने में, थोड़ा सा अगर पढ़ लेंगे तो। आई प्रेजेंटिंग ऑफिसर, फर्स्ट नंबर है, प्रेजेंटिंग ऑफिसर अपॉइंटेड बाय द डिसिप्लिनरी अथॉरिटी इज लीगल प्रैक्टिशनर, कौन करेगा? पहला ठीक है। व्हेन द
डिसिप्लिनरी अथॉरिटी हैविंग रिगार्ड टू द सर्कमस्टांसेस ऑफ द केस सो परमिट्स बोथ, दोनों ठीक है। ये पढ़ लेंगे तभी आपको पता चलेगा दोनों ठीक है। अब अंडर रूल 14 जो CCS जो रूल है 1965, उसमें 14 नंबर है, उसमें क्या दे रखा है कि गवर्नमेंट सर्वेंट शैल नॉट टेक असिस्टेंस ऑफ एनी अदर गवर्नमेंट सर्वेंट हु हैज 3 पेंडिंग डिसिप्लिनरी केसेस ऑन हैंड इन विच ही हैज़ टू गिव असिस्टेंस। मतलब जिसकी असिस्टेंस वो ले रहे हैं उसके अगेंस्ट कोई डिसिप्लिनरी एक्शन ना हुआ हो और कम से कम तीन तीन ठीक है, हु हैज़ 3 पेंडिंग, मतलब 3 उसके चल रहे हो तो वो उसकी सर्विस नहीं लेगा, उसकी असिस्टेंट नहीं लेगा, नहीं ले सकता। ये रूल है। क्यों नहीं ले सकता इसका नहीं पता, लेकिन रूल है तो रूल आपको रूल की तरह याद करना पड़ेगा। यहाँ पर भी है द गवर्नमेंट सर्वेंट अप्लाइज ओरली इन राइटिंग फॉर द सप्लाई ऑफ कॉपी स्टेटमेंट ऑफ विटनेस इंक्वायरी अथॉरिटी सेल फर्निश हिम विद सच कॉपीज एज अर्ली एज पॉसिबल इन केस नॉट लेटर देन 3 days। मतलब कोई भी ऑर्डर है उसको 3 days तक उसको कम 3 दिन से ज़्यादा नहीं हो उसको रिप्लाई करना है। ठीक है। फिर रूल नंबर 14 भी इसका है 1965 का CCI रूल का है। रिक्विजिशन एवरी अथॉरिटी हैविंग द कस्टडी और पोजीशन ऑफ द रिक्वायरमेंट रिक्वेशंस डॉक्यूमेंट शैल प्रोड्यूस द सेम इशू नॉन एबिलिटी सर्टिफिकेट बिफोर द इंक्वायरी अथॉरिटी विद इन 1 month ऑफ द रिसिप्ट ऑफ द सच रिक्विजिशन। ठीक है। तो ये क्वेश्चन अगर आपने रूल नंबर 14 पढ़ा है तो आपको इसको जरूर उसको बता देंगे आराम से, उसमें सारा कुछ दे रखा है, जो मैंने PDF प्रोवाइड कराई हुई है वो भी इसमें आराम से। ठीक है। जिसने टेलीग्राम का चैनल नहीं ज्वाइन किया मेरा तो जरूर ज्वाइन कर लेना, उसमें फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसमें कोई चार्ज नहीं मेरे टेलीग्राम चैनल का। उसमें मैंने PDF शेयर की हुई है, ये सारे रूल्स शेयर किए हुए हैं ऑलरेडी, तो आपको मिल जाएंगे। क्योंकि इसकी बुक भी नहीं मिल रही है, स्वामी वाली बुक मैंने जो बताई थी वो हर कोई इतना पढ़ना नहीं चाहता, तो सटीक सटीक मटेरियल मैंने दिया हुआ है, उससे आप पढ़ लेना। ठीक है। तो क्वेश्चन का जो टाइप है वो दिखा दे रहा हूँ, वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी इसलिए मैं पूरी क्वेश्चन एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आपको टाइप दिखा दे रहा हूँ क्वेश्चन का किस किस टाइप के आने वाले हैं। रूल नंबर 14 देखिए, रूल नंबर 14 कितना इंपॉर्टेंट है, सारे क्वेश्चन उसी से रिलेटेड आ रहे हैं। ठीक है। डिसिप्लिनरी अथॉरिटी रूल नंबर 14 और रूल नंबर ये CCS के रूल हैं, ये सारे हैं उसी के। ठीक है। देखो इंक्वायरी अथॉरिटी सारे उसी के रूल हैं, ये डिसिप्लिनरी अथॉरिटी ये सारे उसके रूल हैं। ये CCS रूल मैंने बताया था ना कितना इंपॉर्टेंट है, उसी में से क्वेश्चन आ रहे हैं सारे। देखो रूल नंबर 15 CCS का कौन सा है, एनेक्शन इंक्वायरी रिपोर्ट किसके किसके बारे में है, इससे आपको पता चलेगा कि रूल नंबर 15 में क्या बात हुई। एक्शन ऑन इंक्वायरी रिपोर्ट। ठीक है। ये सारे क्वेश्चन आपको मैं दिखा दे रहा हूँ ताकि आपको कुछ आइडिया मिल जाए। सारे क्वेश्चन करने का तो टाइम है नहीं इतना, आपको बस क्वेश्चन देख लेना है, वीडियो देख लेनी है और इस टाइप के क्वेश्चन वीडियो को पॉज करना है और देख लेना है। ठीक है, पढ़ लेना है। प्रोसीजर फॉर इम्पोजिंग माइनर पेनल्टीज किस रूल में बात करी है, रूल नंबर 16 में माइनर पेनल्टीज की बात की गई है। रूल नंबर 17 में क्या है, डिसिप्लिनरी ऑर्डर्स यानी कि जो ट्रांसफ़र वगैरह होते हैं ना उनके ऑर्डर्स की कॉपी, या कोई कोई ऑर्डर पास हो रहा है उसकी कॉपी, या फिर कोई ट्रांसफ़र है उसकी ऑर्डर कॉपी, इस टाइप की जो डिस्कशन है किस रूल नंबर 17 में किया गया है। और रूल नंबर 18 के बारे में क्या, किसके बारे में है, रूल नंबर 18 में बात की है टू और मोर गवर्नमेंट सर्वेंट आर कंसर्न इन एनी केस डिसिप्लिनरी एक्शन अगेंस्ट ऑल देम मे बी टेकन इन कॉमन प्रोसीडिंग्स। जितनी भी कॉमन प्रोसीडिंग्स होती हैं वो रूल नंबर 18 में बात की है कॉमन प्रोसीडिंग्स की, आपको बस थोड़ा सा याद रख लेना है। और अगर आप बोलेंगे तो जो जितने भी रूल बने हैं PDF मैंने आपको शेयर करी कंडक्ट रूल्स, उसको पढ़ने का तरीका मैं आपको शेयर कर दूंगा, लेकिन मेरे को व्हाट्सएप वाले नंबर पे मैसेज ना करके आप मेरे को इसी कमेंट में, इसी वीडियो के कमेंट में या दूसरी वीडियो कमेंट में आप लिख सकते हैं कि मुझे इस टाइप की वीडियो बना दें, तो मैं आपके लिए वीडियो बना दूंगा। क्योंकि वो PDF के जो रूल हैं वो काफ़ी टफ हैं, वो हर किसी को समझ नहीं आ रहे, तो इसलिए वो काफ़ी टफ हैं और ईजी लैंग्वेज में आपको समझाना हो तो मैं समझा दूंगा। ठीक है। नेक्स्ट वीडियो बना के बोलेंगे तो, लेकिन उसके लिए कमेंट करना पड़ेगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक है।
ये वाला क्वेश्चन है, लीव नॉट ड्यू। लीव नॉट ड्यू आपको थोड़ा सा समझा देता हूँ कि मतलब इनको जो लीव का पैसा मिलता है, जैसे कि मैंने मेरे मेरे खाते में हर महीने हर साल में 50 60 70 लीव अगर क्रेडिट होती हैं, तो उसमें से अगर मैंने 20 बचा ली हैं तो वो मेरी कैरी फॉरवर्ड हो जाएंगी। और टिल द टाइम ऑफ रिटायरमेंट तक अगर मैंने 300 लीव बचा ली है, ठीक है, तो उनका मुझे पैसा मिल जाता है। तो और कोई लीव ड्यू नहीं है, तो लीव ड्यू नहीं है मतलब मैंने उसको कैरी फॉरवर्ड भी कर लिया और वो पेंडिंग भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो लीव नॉट ड्यू वो इंक्लूड हो जाती है वो। ठीक है, तो ये सब सारी चीज़ें हैं, ये क्वेश्चन है, इतने सारे आपको देख लेना है इसमें। रूल नंबर 32 किसके रिगार्डिंग है? आपका सीसीएस लीव रूल। देखो वो सीसीएस वो अलग रूल है, ठीक है, ये लीव रूल है। लीव रूल के लिए अलग से पीडीएफ अलग सिलेबस से देखिए। इसमें सिलेबस में आप देखेंगे तो इसमें रूल लीव रूल भी अलग से दिया नहीं है सिलेबस में। तीसरा नंबर जिसमें 10 10 मार्क्स का दे रखा है, सीसीएस लीव रूल्स, उसको पढ़ना है। उसमें 32 रूल नंबर 32 में क्या दे रखा है? एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव। हमारे पास लीव के टाइप होते हैं ईएल, ये होते हैं, एक ईएल होती है अनलीव, एक होती है एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव। मतलब वो स्पेशल सरकमस्टांसेस में मिलती है, स्पेशल सिचुएशन में मिलती है, हर हर टाइम में मिलती है। तो उसके बारे में किस किस रूल में बात करी है? रूल नंबर 32 में। नो गवर्नमेंट सर्वेंट हु इज नॉट परमानेंट एम्प्लॉय और क्वासी परमानेंट एम्प्लॉय, यानी कि सेमी परमानेंट बोलते हैं, सेल बी ग्रांटेड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव, लीव, ईओ लीव लीव बोलते हैं इसको, ऑन एनी ओकेजन इन एक्सेस ऑफ। जैसे उनके पास 3 मंथ से ज़्यादा की लीव पड़ी हैं तो वो जाके वो इसमें मतलब इंटरडल नहीं है, वो नहीं ले सकते हैं, इसके लिए एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव नहीं ले सकते अगर उनके पास ऑलरेडी लीव पड़ी है तो। वो किस केस में लेते हैं? जैसे उनके पास लीव नहीं पड़ी है, मेडिकल वगैरह डालने की जरूरत पड़ रही है, तब जाके ये वाले लीव डाल सकते हैं। ये क्वेश्चन देख लेंगे, ठीक है। लीव रूल से रिलेटेड क्वेश्चन है सारे, देखिए। हर एक पार्ट से 10 10 क्वेश्चन के करीब, 5 5 क्वेश्चन, 10 10 क्वेश्चन हर उसमें से आएंगे आएंगे। रूल नंबर 38 में लीव ट्रेवल कंसेशन की बात करी गई है, ठीक है। उसमें एनकैशमेंट ऑफ अर्न लीव की बात करी है। जैसे मैंने बताया था ना कि जो लीव बची होती है उसमें एनकैश करते हैं, तो उसकी बात किस में गई? रूल नंबर 38A में बात करी गई है। फिर आया गवर्नमेंट सर्वेंट में बी परमिटेड टू इनकेस एंड लीव अप टू 10 डेज, 10 दिन तक की वो लीव इनकेस कर सकते हैं। और जो CCS कंडक्ट रूल है वो कब आया था? 1964 में आया था। उसका नाम ही 1964 बनाया गया, इसलिए वो 1964 में ही इन्फोर्समेंट किया गया था। कंडक्ट रूल, CCS कंडक्ट रूल सेल अप्लाई टू विच अलॉन्ग द फॉलोइंग कैटेगरी ऑफ एम्प्लॉयज़। किस कैटेगरी में, एम्प्लॉय की कैटेगरी में ये अप्लाई होता है? एवरी पर्सन अपॉइंटेड टू सिविलियन सर्विस इन कनेक्शन विद द अफेयर्स ऑफ यूनियन एंड सिविलियन इन डिफेंस। मैंने बताया था सिविलियन डिफेंस उनके लिए ये लागू होगा, ठीक है। तो रूल सेल नॉट अप्लीकेबल टू, पहले भी हमने डिस्कस कर लिया, जो CCS रूल है, फंडामेंटल रूल्स है, सिविलियन रूल है, वो किस किस में लागू नहीं होगा। रेलवे सर्वेंट तो उसमें हर हमेशा ही, जिसमें वो लागू नहीं होता है हर कंडीशन में। मेंबर ऑफ ऑल इंडिया सर्विस वो भी नहीं होगा। मेंबर ऑफ ऑल इंडिया सर्विस से मतलब क्या है? मतलब जैसे गवर्नमेंट सर्वेंट तो है ही है, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट का सर्वेंट नहीं है, स्टेट गवर्नमेंट का सर्वेंट नहीं है, अदर देन ऑटोनोमस बॉडी है। जैसे बैंक है, बैंक इसमें सिविल सर्विस रूल में नहीं आते हैं। और ग्रामीण डाक सेवक इन डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट वो भी इसमें नहीं आते हैं, ठीक है। द गवर्नमेंट अंडर CCS कंडक्ट रूल 1964 मीन्स सेंट्रल गवर्नमेंट। इसका मतलब होता है सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए ही ये रूल माने जाते हैं। अब फैमिली की डेफिनेशन क्या है इसमें? इस रूल के अकॉर्डिंग फैमिली की डेफिनेशन क्या है? फैमिली के अंदर में कौन कौन आएगा? हस्बैंड आएगी, वाइफ आएगा, ठीक है, और बच्चे आएंगे, और उनके फादर मदर आएंगे। अगर वो डिपेंडेंट है उस पर, अगर उनकी पेंशन नहीं आ रही है, 10,000 से नीचे आ रही है, 9,000 से नीचे आ रही है, तो भी वो इनके डिपेंडेंट उनकी फैमिली में माने जाएंगे। भाई माना जाएगा, जब तक वो माइनर तब तक भाई भी उनके डिपेंडेंट माना जाएगा, उसकी फैमिली में काउंट होगा। ये सारे रूल हैं, आपको पता चल जाएगा। और अगर कोई बहन है, उसकी शादी नहीं हुई है, तो वो भी उसमें आएगी, आपकी डिपेंडेंट में आएगी, तब तक के लिए आएगी जब तक शादी ना हो जाए। और शादीशुदा है और अगर
डाइवोर्सी है तो भी वो आपकी फैमिली में आएगी, गवर्नमेंट सर्वेंट की फैमिली में आएगी। और अगर उसका बच्चा है तो वो भी माइनर है तो वो भी आपकी फैमिली में आएगा, वो डिपेंडेंट में आएगा। जब तक कि वो मेजर ना हो जाए या कमाने लायक ना हो जाए तब तक कि वो उस आपकी फैमिली में ही काउंट होगा। तो ये रूल सब उसके अकॉर्डिंग है, समिंग यही फैमिली का डेफिनेशन यही है। इसमें भी पूछा फैमिली मेम्बर कौन कौन है, पढ़ लेना। ठीक है, गवर्नमेंट इज अंडर रूल 1964 कौन सा सेक्शन है जिसमें डिफाइन किया गया है, वो है सेक्शन 2। गवर्नमेंट सर्विस डिफाइंड अंडर सेक्शन सीसीएस कंडक्ट रूल 1964 सेक्शन 2 में। एज पर सेक्शन 3 सीसीएस कंडक्ट रूल एवरी गवर्नमेंट सर्वेंट shall at all times maintain absolute integrity or on duty maintain devotion to duty or do nothing is unbecoming of government servant। उनके लिए कोई दिक्कत पैदा करने, उनके डिपार्टमेंट के लिए कोई दिक्कत पैदा करने वाला काम ना करें। तो ये सब उनके रूल्स हैं। ठीक है, ये सब पढ़ लेना। आपको क्वेश्चन के टाइप दिखा रहा हूँ मैं। ये कंडक्ट रूल भी बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत कंडक्ट रूल की पीडीएफ भी मैंने शेयर करी है, उसमें सब देख लेना। और आपके जितने भी ये रूल्स हैं सारे बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 90 नंबर बहुत होते हैं, 90 नंबर के लिए अच्छे से मेहनत भी करनी पड़ेगी, कड़ी मेहनत। प्रॉम्प्ट एंड कर्टेसी इज मेंशन अंडर विच सेक्शन सीसीएस रूल 1964 3A। सेक्सुअल हरासमेंट की डिफाइन मतलब डेफिनेशन बताइए कि किस टाइप का हम सेक्सुअल हरासमेंट कहा जाता है ऑफिस में सेंट्रल गवर्नमेंट कंडक्ट रूल के अकॉर्डिंग क्या है। फिजिकल कॉन्टेक्ट एंड एडवांसेस, मतलब फिजिकल कॉन्टेक्ट करके टच करने की कोशिश करना, एडवांटेज लेने की कोशिश करना, ये फिजिकल हरासमेंट कहला जाता है। और डिमांड और रिक्वेस्ट फॉर सेक्सुअल फेवर, ये किसी से मतलब जो आपकी को पार्टनर मतलब को कलीग होगी आपके ऑफिस में, उसके ये सब उसके रिगार्डिंग अगर आप उनसे इस टाइप की डिमांड करते हैं तो आप इस आपके ऊपर फिजिकल हरासमेंट का केस, सेक्सुअल हरासमेंट का केस लग सकता है। 1964 जो आपका कंडक्ट रूल है उसके अकॉर्डिंग एनी अदर अनवेलकम फिजिकल वर्बल नॉन वर्बल कंडक्ट ऑफ सेक्सुअल नेचर, कुछ भी इस टाइप की जो एक्टिविटी करी जाएंगी वो सारी किसके आएगी, सेक्सुअल हरासमेंट के केस के अंडर उसमें आती है, अंडर में आती है। और कब से आया था ये, फिर पीपीएफ की बात आती है। जैसे हम पीपीएफ अप्लाई करते हैं, पीपीएफ अपने अपना खुलवा लेते हैं, वॉलेंट्री होता है और एक अपने आप हमारे अकाउंट से कटता है। तो वो सब ये कौन से उसमें आते हैं, केम इनटू फोर्स 1 अप्रैल 1960 से ये जनरल प्रोविडेंट फंड एक रूल बनाया सिविलियन सेंट्रल सिविल सर्विस के लिए। तो इस रूल से यहाँ से स्टार्ट हुआ। अकाउंट ऑफिसर अंडर जीपीएफ रूल कौन होता है, ऑफिसर टू whom द ड्यूटी टू मेंटेन प्रोविडेंट फंड अकाउंट एंड सब्सक्राइबर हैज़ बीन असाइंड बाय द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट के थ्रू असाइंड होता है ये। ठीक है, तो जीपीएफ भी पढ़ना है, पेंशन रूल, प्रोविडेंट फंड रूल, ठीक है, मेडिकल अटेंडेंस रूल और न्यू पेंशन स्कीम ये भी आएगी। कुल मिला के जो सिलेबस आपको, आपके पास जो सिलेबस है ना, ये सिलेबस, ये सारा सिलेबस आपको देख लेना है। यहाँ पर ये सारे इंपॉर्टेंट है, सारे इंपॉर्टेंट है, सारे पढ़ने हैं, सबकी पीडीएफ ने प्रोवाइड की हुई है। उनके लिए ना जो कह रहे थे कि बुक नहीं मिल रही है और ये स्वामी वाली अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं और कोई और बुक नहीं मिल रही है, कोई मटेरियल नहीं मिल रहा, तो उसके लिए मैंने पीडीएफ टेलीग्राम चैनल में प्रोवाइड किया हुआ है। तो ये सारे क्वेश्चन उससे रिलेटेड है, देख लेना। सारे क्वेश्चन पढ़ लेना क्योंकि इतना टाइम है नहीं, क्वेश्चन है बहुत सारे। मैं आपको बस जस्ट आइडिया दे रहा हूँ कि हर हर पोर्शन से रिलेटेड क्वेश्चन आने वाले हैं। ठीक है, ये देख लीजिए। जीपीएफ रूल, जीपीएफ रूल, जीपीएफ रूल प्रेस्क्राइब नॉमिनेशन, नॉमिनेशन किस में, रूल नंबर 5 में जीपीएफ का जो रूल होता है उसमें रूल नंबर 5 में पेंशन पेंशन जो जीपीएफ है उसकी नॉमिनेशन के बारे में बताया गया है। ठीक है, अब आ गया ये जो पेंशन रूल है, वो मैंने बताया था ना स्टार्टिंग वीडियो की स्टार्टिंग में, 20 दिसंबर 2021 से जो नया अमेंडमेंट हुआ था उसमें पुराना जो पेंशन था 1972 पेंशन रूल है उसको ओवर रूल किया था, तो यहाँ पे ये रूल आ गया था। तो पुराना जो रूल है और ये वाला रूल है लगभग सेम है, चाहे ये पढ़ लो चाहे वो पढ़ लो, कुछ चीज़ें बदल दी गई हैं। तो उसके अमेंडमेंट के बाद उस रूल का नाम रख दिया गया है रूल नंबर
2020 यानी 2021, और ये ऑफिशियल गेजेटेड में पब्लिश हुआ था। ठीक है, उसकी डेट भी यही है, कब से आया, 20 दिसंबर 2021 से। और उनके कब किन लोगों के लिए लागू होता है ये ध्यान से पढ़ लेना। अप्लाई टू द गवर्नमेंट सर्वेंट अपॉइंटेड ऑन और बिफोर, मतलब 21 दिसंबर 2003 को या 3 से पहले जो ज्वाइन किए हैं सर्विस में, उनके लिए यही सिविल सर्विस पेंशन रूल लागू होता है, उनके बाद वालों के लिए नहीं। क्वेश्चन ये आएगा कि अप्लाई टू सेल नॉट अप्लाई टू द गवर्नमेंट सर्वेंट अपॉइंटेड आफ्टर। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन आएगा, तो वो आएगा आपका 31 दिसंबर 2003 के बाद जो अपॉइंट है उनके लिए लागू नहीं होगा। CCS पेंशन रूल 2021 शैल बी एप्लीकेबल टू सिविलियन गवर्नमेंट सर्वेंट इन डिफेंस। रेलवे सर्वेंट में तो यूज होता ही नहीं है, लगता ही नहीं है, मेंबर ऑफ और इंडिया सर्विस में भी नहीं होता। सिविलियन गवर्नमेंट सर्वेंट इन द डिफेंस सर्विसेज इनमें लागू होगा, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया था। ये आगे देखो, नॉट अप्लाई टू ऑल ऑफ दी ऑफ, तीनों पे अप्लाई नहीं होता है। कैजुअल डेली वर्कर पे अप्लाई नहीं होता। पर्सन पेड फ्रॉम कंटीजेंसीज फंड, उसमें से पर्सन को पेड किया जाता है, तो उनको भी ये अप्लाई नहीं होता है, पढ़ लेना है। अब जितने पेंशनर्स होते हैं उनके उनके पेंशन्स उनको ऑनलाइन पोर्टल के थ्रू मेजर किया जाता है, किस किस लोगों को मिल गई है, किस किस लोगों को नहीं मिली है, कितने एम्प्लॉय बच गए हैं पेंशन के लेने के लिए। तो वो सब उसके लिए पोर्टल बनाएगा, उसका नाम है भविष्य, पढ़ लेना। भविष्य पोर्टल में ये सारी जानकारी मेंटेन करी जाती है। ठीक है, सीसीएस पेंशन रूल पुराना वाला, उसका जो वो था 1972। हेड ऑफ द डिपार्टमेंट एज डेफिनेशन डिफाइंड अंडर सीसीएस पेंशन 2021 मीन्स अथॉरिटी स्पेशली इन रूल शेड्यूल टू 1 टू द सीसीएस पेंशन रूल 1972। पुराना रूल का नाम यही है। विच आर अमंग द following services in which government servant receive the pay with the section of the government from the any source of other than consolidated fund of India। मतलब जो फॉरेन सर्विस है उनको कॉन्सोलिडेटेड फंड के अलावा जो सर्विस होती है गवर्नमेंट उनको सैलरी देती है। माइनर, इस रूल के अकॉर्डिंग माइनर कौन होता है, जो 18 साल से नीचे है वो माइनर कहलाएगा। और आपके ये वाले जो फंड है ना, ये जो लीव है, ये पर्सनल पे और होनोरोनियम, ये सब इसके रिगार्डिंग भी क्वेश्चन आएंगे, ये जरूर पढ़ लें। 10 से 15 क्वेश्चन इसी से आएंगे। जो फंडा रूल मैंने बताया था, फंडामेंटल रूल स्टार्टिंग में जो मैंने बताया था वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब सारे क्वेश्चन इसी से रिलेटेड आएंगे ज़्यादातर। फंडामेंटल रूल, ठीक है, उसमें क्या है, ज्वाइनिंग टाइम का मेंशन किया गया फंडामेंटल रूल का पार्ट 10, ज्वाइनिंग टाइम। ठीक है, लियन का मतलब क्या होता है, लियन का मैं बता दूं कि जैसे कि मैंने एक जॉब ज्वाइन करी है और मैंने किसी पोस्ट पे, जैसे एएसओ की पोस्ट पे मैंने ज्वाइन कर लिया, बट मेरा प्रमोशन हो गया एज ए फाइनेंस ऑफिसर, और फाइनेंस ऑफिसर का प्रोविज़न पीरियड है 2 साल। तो 2 साल तक मेरी जो पुरानी पोस्ट है एएसओ, उस पोस्ट में लियन लग जाएगा 2 साल का, 2 साल का लियन लग जाएगा। और जब तक कि मैं उसका प्रोविज़न पीरियड क्लियर नहीं कर लूँगा फाइनेंस ऑफिसर का, तब तक कि उस पीरियड में वो लियन रहेगा। तो उसका मतलब क्या होता है, लियन का मतलब ये होता है। ठीक है, तो ये पढ़ लेना। क्वेश्चन के टाइप हैं सारे, देखो। पर्सनल पे क्या होती है, सेंसिटिव पे क्या होती है, सब्सटेंसिव पे क्या होती है, सब्सटेंसिव पे क्या होती है, स्पेशल पे नहीं होगी, उसके अकॉर्डिंग पर्सनल पे इमोल्यूमेंट नहीं होगी। ठीक है, ये सारी पे इसमें नहीं होगी। एक जस्ट लाइक ए बेसिक पे। FR 927 में क्या है, मंथली ग्रांट मेड टू गवर्नमेंट सर्वेंट हु इज़ नॉट रिसिप्ट ऑफ पे और लीव सैलरी, जिसको लीव सैलरी और रिसिप्ट पे नहीं मिलती है, वो इस चीज़ के जो डिस्कशन किस रूल में किया गया, फंडामेंटल रूल 9 में के 27 पार्ट में। ठीक है, और जो उसका रिटेंशन पीरियड लियन का जो मैक्सिमम टाइम कितना, 2 साल, मैंने भी 2 साल का बताया था, मैक्सिमम पीरियड 2 साल लियन का। अगर 2 साल से ज़्यादा उसमें रह गया, उस पोस्ट में रह गया, तो पुरानी पोस्ट से लियन हट जाएगा। ये भी क्वेश्चन आ सकता है। फंडामेंटल रूल 10 में क्या, किसके बारे में बात की, नो पर्सन मे बी अपॉइंटेड इन इंडिया टू पोस्ट गवर्नमेंट सर्विस विदाउट मेडिकल सर्टिफिकेट। रूल नंबर जो फंडामेंटल रूल 10 है उसमें बताया कि बिना मेडिकल सर्टिफिकेट के कोई भी एम्प्लॉय ज्वाइन नहीं कर सकता। ठीक है, FR 1515A के रूल में क्या बताया गया, अंडर विच फंडामेंटल रूल गवर्नमेंट सर्वेंट टू अनदर पोस्ट कैरिंग लेजर पे और अकाउंट इन एफिशिएंसी और मिसबिहेवियर ऑन हिज रिटर्न रिक्वेस्ट।
ठीक है, रूल नंबर 15 में ये बताया गया है एफआईआर का। बस ये रूल नंबर 16 में क्या बात की है, माइनर गवर्नमेंट सर्वेंट टू बी रिक्वायर्ड टू सब्सक्राइब टू फंड, रूल नंबर 16 में बताया गया है। एफआईआर 17 में अथॉरिटी शैल नॉट बी पे एंड अलाउंस ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ सच एब्सेंस। जब कोई एबसेंट होगा तो उसमें ये ड्यूटी, इस ड्यूटी के दौरान उनको ये चीज़ प्रोवाइड नहीं होगी। वो रूल नंबर जो फंडामेंटल रूल 17 में बताया गया है, सारे पढ़ लेना ये। ठीक है, फिर से इंग्लिश आ गया तो अब ये हो गया ख़त्म। अब मैंने आपको जैसे कि स्टार्टिंग से बताया था कि ये क्वेश्चंस इतने ज़्यादा टफ नहीं है, लेकिन हमने पढ़े नहीं इसलिए हमें टफ लग सकते हैं। बट ये मॉक टेस्ट है, मॉक टेस्ट में थोड़े क्वेश्चंस का लेवल थोड़ा सा टफ ही होता है। अगर आपने इस लेवल के क्वेश्चन तैयार कर लिए, आपने डेटर्स यानी कि डेटा वगैरह, एफआईआर रूल अच्छे से याद पढ़ लिए और कंडक्ट रूल अच्छे से पढ़ लिए, सारे कुछ अच्छे से पढ़ लिए, तो आपका पेपर आराम से क्लियर हो सकता है। ठीक है, तो और कोई क्वेश्चन हो, कोई क्वेरी हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता देना, और टेलीग्राम में मैसेज कर देना। वीडियोस आगे की वीडियोस के कौन से टॉपिक के लिए मैं बनाऊं वो भी बता देना। ठीक है, बाकी मैं ज़्यादा वीडियोस प्रोवाइड नहीं कर पाता क्योंकि मैं भी जॉब करता हूँ, तो मेरे को इतना टाइम नहीं मिलता है। बट मैं रेगुलर बेसिस पे ना करके विद इन हर वीक में प्रोवाइड करते रहता हूँ। तो उसके लिए आपको वीडियो मिले और आप अगर आपने बेल आइकन प्रेस नहीं किया तो आपको वीडियो की नोटिफिकेशन नहीं मिलेगी, तो आप वो भी प्रेस कर देना। तो बेस्ट ऑफ लक, अच्छे से पढ़ाई करना, और कोई क्वेरी हो तो ज़रूर बताना मुझे। तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय, गुड नाइट।